आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के आधार पर आपकी प्रश्नावली 1.2 होने वाली है कंप्लीट। तो इसके लिए इस प्रमेय को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ने के पहले हम लोग दो संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो अगर हम एकदम शॉर्ट में कहें, पहले मैं अगर अभाज्य की बात करूं तो अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई संख्या लेते हैं, हमने ली अभाज्य संख्या 13। ये 13 ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता है या 13 का यानी स्वयं का भाग जाता है। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता। इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का तो भाग जाता है या स्वयं का भी भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी संख्या का भाग जा सकता है, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 10। इस 10 में एक का तो भाग जाता ही है, 10 का भी भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा इस 10 में 2 का भी भाग जा सकता है और 5 का भी भाग जा सकता है। तो इस तरह की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक का या स्वयं का। लेकिन भाज्य संख्या जो होती है उस भाज्य संख्या में एक का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, उसके अलावा और भी संख्या का भाग जा सकता है। यानी 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जिसमें जाता है हम उसको भाज्य संख्या कहेंगे, और जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाएगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अब अगर मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने यही उदाहरण बताया, उसी को देख लो। 10 को अगर अपने को लिखना है, 10 क्या है? भाज्य संख्या। 10 को अगर अपने को लिखना है तो हम कैसा लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। ये जो 2 गुणा 5 लिखे ये कहलाते हैं गुणनखंड। ये क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। तो 10 को हमने 2 गुणा 5 लिखा। 10 को 2 गुणा 5 लिखने के बाद आप देखो ये तो है हमारी भाज्य संख्या, और 2 और 5 इन दोनों को अगर आप देखोगे तो 2 में एक का और स्वयं का भाग जाता है, 5 में भी एक का और स्वयं का भाग जाता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा, या भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा है। और अगर इस क्रम को आप 5 गुणा 2 लिखो तो भी कितना होगा? 10। यानी कि अगर इसके क्रम को अगर हम ध्यान में ना रखें तो ये जो है भाज्य संख्या, जैसे 10 है, ये 10 को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, अगर क्रम को ध्यान में नहीं रखें। तो यही हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। आप देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे यहाँ 10 है, अभाज्य संख्याओं के, ये है 2 और 5 के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब है भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो गुणनफल या गुणनखंड है अगर हम इसके क्रम को ध्यान में न रखें तो क्रम को ध्यान में न रखने पर ये जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल है ये गुणनफल अद्वितीय होता है।
तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो मैं बार बार आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर मैं एक संख्या और लूँ, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 50। अब 50 को आप कैसा लिख सकते हो? 2 गुणा 5 गुणा 5। क्या 50 को लाने का और कोई तरीका है? हाँ, 5 गुणा 2 गुणा 5 या 5 गुणा 5 गुणा 2। इसका मतलब इसी के क्रम को हम बदल रहे हैं, इसी के क्रम को हमने चेंज किया, क्रम को चेंज किया। मतलब 50 को लाने का 2 5 5 के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यह है हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसको बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखना। आइए अब हम देखते हैं HCF। H यानी हाईएस्ट, C यानी कॉमन, F यानी फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF। इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक या मस। अब SCF क्या होता है? देखिए, SCF ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। SCF क्या होता है? जितनी भी संख्याएं अपने को दी रहेगी जिनका हमको SCF निकालना है, क्योंकि SCF निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए। तो जितनी भी संख्याएं अपने को दी रहेगी उन सभी संख्याओं का जब हम गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, तो उन गुणनखंडों में जो संख्याएं उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उनमें सबसे छोटी घात का गुणनफल यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल SCF कहलाता है। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है SC अपना उभयनिष्ठ, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल SCF कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। SCF में उभयनिष्ठ यानी सबसे छोटी घात का गुणनफल। उसके बाद हम देखते हैं LCM। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लस, लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? ये जो है LCM, जितनी भी संख्याएं अपने को दी रहेगी, LCM निकालने के लिए भी कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो जो संख्या हमको दी रहेगी इसमें उभयनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। देखो, उभयनिष्ठ इसमें नहीं है। इसमें जो गुणनखंड हम बनाएंगे, जो संख्याएं अपने को दी रहेंगी, उनके जो अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, उन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाता है। यानी इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात का गुणनफल SCF और अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाता है। ये जो SCF और LCM है, इनकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक उदाहरण लेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे A और B की जगह कोई संख्या है मान लीजिए। अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है A और B, हम अगर इनका SCF निकालते मतलब 2 संख्या है A और B, तो इनका SCF को कैसा लिखेंगे? SCF AB। अगर हम इनका LCM निकालते तो हो जाएगा LCM AB। तो ये जो 2 धनात्मक पूर्णांक है, इनका जब हम SCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, और जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, गुणा मतलब SCF AB गुणा LCM AB, इन दोनों का जो गुणा करते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांकों का SCF और LCM, इनका जो गुणा होता है, ये जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुना LCM, या SCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B। तो ये हमारा एक प्रकार से सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया? SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर A इंटू B, या A गुणा B। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी तीनों। अब इसके आधार पर आइए हम एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? हमको 2 संख्याएं दी है,
एक है, उदाहरण 6वां है ये, दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं, कौन कौन सी दो संख्या दी है देखिए, हम इसको हल करेंगे अभी। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें दोनों चीज़ें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते देखिए, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम 6 के गुणनखंड बना लेते हैं। 6 के गुणनखंड बनाने के लिए यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, और यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 20 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ 5 एकम 5। इस तरह से हमारे पास जो 6 है, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 20 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। हम इसको 2 1 है तो 2 की घात 1 लिख सकते हैं, गुणा 3 है तो हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार। तो इस तरह से हमने घात के रूप में लिखा। अब हमको क्या क्या निकालना है, प्रश्न में क्या बोला, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले, इसीलिए एचसीएफ। एचसीएफ को हमने कैसा डिफाइन किया था, हमने कहा था उभयनिष्ठ, ये शब्द बहुत काम का है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। पहले तो आपको ये देखना है इनमें उभयनिष्ठ क्या है, इनमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है इन्हें दोनों में। तो 3 देखो, यहाँ 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं कहलाएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं, उभयनिष्ठ नहीं कहलाएगा। उभयनिष्ठ क्या है, 2, क्योंकि 2 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ कहलाएगा। उभयनिष्ठ क्या है, 2 की घात यहाँ 1 है और 2 की घात 2 है, तो उभयनिष्ठ 2 है। अब ये देखना है कि जो उभयनिष्ठ है, जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है, इन उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात कितनी है, सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की घात 1 है और 2 की घात 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है ये। तो ये जो सबसे छोटी घात है, बड़ी घात को नहीं लेना है, जो सबसे छोटी घात है। अब यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं अगर होती और भी उभयनिष्ठ होता तो गुणनफल आता, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है तो यहाँ आगे गुणनफल नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसमें उभयनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात को लेना पड़ता है, तो सबसे छोटी घात यहाँ कितनी है, 1 है। तो 2 की घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार अब हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम बराबर, हमने क्या कहा था, एलसीएम को हमने कहा था प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हमने क्या कहा था, प्रत्येक मतलब उभयनिष्ठ हो चाहे ना हो, उभयनिष्ठ हो चाहे ना हो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब यहाँ देखिए,
ये उभयनिष्ठ है, लेकिन उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो सबसे बड़ी घात है 2 की घात 2। इसमें छोटी घात को नहीं लेते, उभयनिष्ठ की बड़ी घात गुणित जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेना है। तो और क्या है देखो, 3 की घात 1। तो प्रत्येक बोला है इसमें, उभयनिष्ठ जो है उसकी सबसे बड़ी घात और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेना है। 3 की घात 1 गुणा फिर क्या है 5 की घात 1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 3 की घात 1 3 गुणा 5 की घात 1 5। इसको हल करेंगे 4 तिया 12 12 पंचे 60। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। इसीलिए मैंने परिभाषा में आपसे ये कहा था क्या कि एचसीएफ जो होता है वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और एलसीएम मैंने कहा था प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और ये भी ध्यान रखना जो हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो एचसीएफ एलसीएम और ये जो धनात्मक पूर्णांकों वाला फार्मूला है इसको ना बहुत अच्छे से आप याद करना, इसकी ना प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा आप लोगों को जो डेफिनेशन जब दिमाग में बैठ जाएंगी ना तो ऐसे करने के बाद आप लोगों को प्रश्नावली करने में कोई समस्या नहीं जाएगी। प्रश्नावली 1.2 है ना, ये क्या है इसमें शुरू में बड़ी थोड़ी समस्या होती है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपको ये इतना सरल लगेगा कि आपको लगेगा सर ये बहुत सरल है, ये तो हमको बहुत जल्दी अच्छे से बन जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए और आपसे बनेगा बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।